मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। आज मैं बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। इल्तुतमिश के पहले भारतीय तुर्की राज्य के शासन के संगठन की और समुचित ध्यान नहीं दिया जा सकता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शासन का स्वरूप प्रधानतः सैनिक ही था, चूँकि कोई भी राज्य उचित शासन व्यवस्था के अभाव में स्थायी नहीं हो सकता था। अतः जो ही ऐबक की मृत्यु हुई, दिल्ली सल्तनत के छिन्न-भिन्न हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई। किंतु इल्तुतमिश ने न केवल सैनिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि उसने उसके लिए एक आवश्यक शासन प्रणाली का भी गठन किया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले उसने 40 गुलामों को एक का दल बनाया। प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश का सबसे पहला कार्य था अपने विश्वास पात्र और स्वामी भक्त अमीरों के गुट का निर्माण करना, जिनसे उसको प्रशासन चलाने में मदद मिल सके। गद्दी पर बैठने के बाद ही उसने ये महसूस किया था कि जिन व्यक्तियों की उन्नति मुइज़्ज़ी अथवा कुतुबुद्दीन की कृपा से हुई थी, उनमें अनेक सरदार उनको सुल्तान के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अतः उसने ये समझ लिया कि अधीन कर्मचारियों की पूर्ण स्वामी भक्ति प्राप्त करने का उचित साधन यही है कि सभी उच्च पदों पर भी अमीर नियुक्त किए जाएं, जो अपनी उन्नति के लिए पूर्णतः उसी की कृपा पर निर्भर हैं। फलस्वरूप उसने अपने तुर्क दास अधिकारियों के एक दल का गठन किया, जो 40 गुलामों के दल के नाम से जाना जाता है। ये सभी उच्च पदों पर उन्हीं लोगों को नियुक्त किया गया। 40 गुलामों के दल को जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में तुर्कान चहलगानी का नाम दिया है। दूसरा जो प्रशासनिक कार्य उसने किया वो था एकता प्रथा का प्रचलन। प्रशासन के क्षेत्र में उसका दूसरा कार्य एकता प्रथा का प्रचलन था। एकता प्रथा मध्य एशियाई मुस्लिम राज्यों में प्रचलित थी और भारत में इसका प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। एकता का शाब्दिक अर्थ भूभाग है। एकता दो प्रकार के होते थे, छोटे एकता और बड़े एकता। छोटे एकता भू राजस्व अनुदान होते थे, जो लोगों की सैनिक सेवाओं के बदले में दिए जाते थे, जिन्हें ये प्रदान किए जाते थे। उनको इनसे केवल भू राजस्व कर वसूल करने का अधिकार होता था। इसके साथ बड़े एकताओं की भांति प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं जुड़े हुए होते थे। जहाँ तक बड़े एकताओं का सवाल है, वे प्रांत की भांति होते थे और वे उच्च पदीय कर्मचारियों को दिए जाते थे, जिन्हें मुक्ता और कभी कभी बलि कहा जाता था। तीसरा काम मुद्रा प्रणाली। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली को भी व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया। उसने पूर्णतः अरबी ढंग का चांदी का नया सिक्का चलाया, जो तोल में 175 ग्रेन का होता था और जिसे टंका कहा जाता था। चांदी के टंके के साथ ही उसने छोटे सिक्कों के रूप में तांबे के जीतल का प्रचलन किया। नेल्सन राइट लिखते हैं कि दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है। बाद के सुल्तानों के टंकों के लिए एक नमूना था और उन्हीं से आधुनिक रुपये का विकास हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जीतल को एक विशिष्ट सिक्के के रूप में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। चौथा था न्याय व्यवस्था। उसने न्याय का भी समुचित प्रबंधन किया। इब्न बतूता ने लिखा है कि शाही महल के द्वार पर 2 सिंहों की मूर्तियां रखी रहती थीं, जिनके मुख में लगी जंजीर को खींचने से घंटी बजती थी। जिसे कोई भी फरियादी करने होती थी, वह इस जंजीर के द्वारा सूचना देता था और शाही कर्मचारी तुरंत उसकी बात सुनते थे। यह व्यवस्था रात के लिए भी थी। दिन में केवल लाल वस्त्र पहनकर आने से ही समझ लिया जाता था कि इस व्यक्ति को कुछ कष्ट है। सुल्तान के आदेशानुसार तुरंत ऐसे व्यक्ति को फरियाद सुनी जाती थी। इब्ने बतूता का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, किंतु इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इल्तुतमिश कितना न्यायप्रिय सुल्तान था। जहाँ तक न्याय विभाग के संगठन का सवाल है, दिल्ली में अनेक काजी नियुक्त किए गए, जो मामलों की सुनवाई करते थे। सल्तनत के प्रधान नगरों में अमीर दाद नियुक्त किए जाते थे। उनके कार्यों का निरीक्षण करने तथा उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का भार प्रधान काजी सुल्तान पर रहता था। इल्तुतमिश ने इस कार्य को सदैव मुस्तैदी के साथ किया था। खलीफा से मान्यता पत्र की प्राप्ति। इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण कार्य था अपने राज्याधिकार के लिए खलीफा ईसाइयों के पोप की भांति मुस्लिम जगत का सर्वोच्च अधिकारी होता था, से मान्यता प्राप्त कर ली। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा
अल मुस्तसीर बिल्लाह ने उसको खिल्लत भेजकर दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र इस्लामी राज्य तथा इल्तुतमिश को उसका शासक स्वीकार कर लिया। यद्यपि यह मात्र एक औपचारिकता ही थी, किंतु इससे उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हो गई और उसकी सत्ता को धार्मिक तथा राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई। उत्तराधिकारी की नियुक्ति। उसका अंतिम कार्य था अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना। यद्यपि इस्लाम में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं है और राज्य में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली व्यक्ति को ही शासक बनने का अधिकार दिया गया। यही कारण है कि मध्यकाल में यहाँ उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर अक्सर खून खराबा हुआ, किंतु इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को, जो उसके विचार में उसकी जीवित संतानों में सबसे योग्य थी, अपना अधिकारी नियुक्त करके इस क्षेत्र में एक स्वस्थ परंपरा डालने की कोशिश की। यह बात दूसरी है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके निर्णय की अवहेलना की गई और रजिया के स्थान पर इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाया गया। लेकिन इससे इल्तुतमिश के पवित्र उद्देश्य का महत्व कम नहीं हो जाता। अगर उसके इस निर्णय को क्रियान्वित किया जाता और इस परंपरा का आगे भी आने वाले मुस्लिम शासकों द्वारा पालन किया था, तो संभवतः उत्तराधिकार को लेकर मुस्लिम काल में जो खून खराबा हुआ वह बिल्कुल नहीं तो कम अवश्य हो जाता। इस तरह से इल्तुतमिश ने प्रशासनिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह मध्यकालीन भारत का शीर्ष शासक था जिसने भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उसका शासन असाधारण रूप से सफल था। उसने देश को एक राजधानी, स्वतंत्र राजतंत्रीय शासन और शासक वर्ग प्रदान किया।